नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जो एक बेहद शर्मीले वकील के एक मास्टर रणनीतिकार, डेटा कलेक्टर और मीडिया पायनियर में बदलने की कहानी बयां करते हैं। आज हम इस सफर को 5 अहम हिस्सों में बांटेंगे। पहला, द क्रूसिबल ऑफ साउथ अफ्रीका। दूसरा, द फर्स्ट इंडियन एक्सपेरिमेंट्स। तीसरा, अ नेशन वाइड अवेकनिंग। चौथा, सिविल डिसोबीडियंस एंड अग्रीमेंट्स। और अंत में, क्विट इंडिया टू इटर्निटी। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमारा पहला अध्याय है द क्रूसिबल ऑफ साउथ अफ्रीका। इस कहानी की शुरुआत 1893 में होती है। पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन। एक युवा वकील जिसके पास फर्स्ट क्लास का बिल्कुल सही टिकट है, उसे सिर्फ उसके रंग की वजह से ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है। सोचिए उस वक्त कैसा महसूस हुआ होगा। इसी गहरे अपमान ने 1906 में जन्म दिया सत्याग्रह को। सत्य का आग्रह, अन्याय से लड़ने की एक बिल्कुल नई और क्रांतिकारी अहिंसक तकनीक। अब इस नए हथियार को आजमाना कोई एक दिन का काम तो था नहीं। दक्षिण अफ्रीका में पूरे 21 साल लगे। 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस से लेकर फीनिक्स आश्रम और 1910 में टॉल्स्टॉय फार्म तक। ये सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, यहाँ दरअसल सत्याग्रहियों की एक पूरी फौज को दिमागी और शारीरिक रूप से तैयार किया जा रहा था। 9 जनवरी 1915 यही वो दिन था जब ये पूरी तरह से बदल चुका इंसान अपनी जड़ों की तरफ यानी भारत लौटा। कमाल की बात तो ये है कि शुरुआत में उन्हें ब्रिटिश न्याय पर इतना गहरा भरोसा था कि उन्होंने भारतीयों को विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना से जुड़ने के लिए कहा। अंग्रेजों ने इस सहयोग के लिए 1915 में उन्हें कैसरे हिंद मेडल से भी नवाजा। सुन के थोड़ा अजीब लगता है ना। खैर, अब आते हैं दूसरे अध्याय पर, द फर्स्ट इंडियन एक्सपेरिमेंट्स। देशव्यापी आंदोलन से पहले कुछ छोटे और कंट्रोल्ड टेस्ट जरूरी थे। 1917 का चंपारण, 8,000, जी हाँ, 8,000 किसानों के बयान दर्ज किए गए। ये कोई आम धरना नहीं था, ये एक बाकायदा डेटा कलेक्शन ड्राइव था, जिससे एक इतना पक्का कानूनी केस तैयार हुआ कि प्रशासन को झुकना ही पड़ा। और चंपारण के इसी आंदोलन से जुड़ा एक किस्सा है जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। बत्तख मियां नाम के एक गुमनाम नायक ने उस दौरान उन्हें जहर दिए जाने की एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया था। इसी आंदोलन की शानदार कामयाबी के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार उन्हें महात्मा कहकर पुकारा था। इसके बाद तो जैसे एक सिलसिला चल पड़ा। 1917 में चंपारण, 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए जिंदगी की पहली भूख हड़ताल, और फिर खेड़ा का विशाल किसान आंदोलन। इसी खेड़ा आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इस मुहिम का हिस्सा बने। इन बैक टू बैक जीतों ने साबित कर दिया कि भारत की जनता अब नई पद्धति के साथ पूरी तरह से तैयार थी। चलिए बढ़ते हैं तीसरे अध्याय की ओर, अ नेशन वाइड अवेकनिंग। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, ये था खौफनाक रॉलेट एक्ट। कोई भी भारतीय सिर्फ शक के आधार पर जेल में डाला जा सकता था। इसके जवाब में सत्याग्रह सभा बनी और 6 अप्रैल को पूरे देश में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया। लेकिन फिर आया 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग का खौफनाक नरसंहार। और सवाल ये उठा कि ब्रिटिश सरकार का एक वफादार, जिसे कैसरे हिंद मिला हो, वो इस भयानक घटना का क्या जवाब देगा। उस दिन ब्रिटिश न्याय के बचे खुचे हर भ्रम के टुकड़े टुकड़े हो गए। मेडल वापस लौटा दिया गया और शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। चरखे ने ब्रिटिश कपड़ा उद्योग की कमर तोड़ दी। ऐसा लग रहा था कि एक साल में स्वराज बस मिल ही जाएगा। लेकिन फरवरी 1922 में चौरी चौरा में हिंसा भड़क गई। 22 पुलिसकर्मी मारे गए और बिना एक पल की देरी किए महात्मा ने इस पूरे देशव्यापी जन आंदोलन को उसी वक्त रोक दिया, एकदम अचानक। अब हमारा चौथा अध्याय, सिविल डिसोबीडियंस एंड अग्रीमेंट्स। 1930 और एक ऐतिहासिक मास्टर स्ट्रोक, साबरमती से दांडी तक का 388 किलोमीटर का सफर, वो भी सिर्फ 78 भरोसेमंद साथियों के साथ 24 दिनों की लंबी पैदल यात्रा। मकसद खुलेआम नमक कानून को तोड़ना। सच कहूं तो ये एक बहुत ही शानदार कूटनीति थी। समुद्र तट से बस एक मुट्ठी प्राकृतिक नमक उठाकर अंग्रेजों को एक तगड़े धर्म संकट में फंसा दिया गया। अगर वो गिरफ्तार करते तो दुनिया मजाक उड़ाती कि एक मुट्ठी नमक से डर गए, और अगर गिरफ्तार नहीं करते तो करोड़ों भारतीयों के सामने ब्रिटिश हुकूमत की कमजोरी साफ नजर आती। क्या कमाल का दाव था। इस जबरदस्त दबाव का असर ये हुआ कि ब्रिटिश वाइसराय को बातचीत की मेज पर आना पड़ा। 1931 का ऐतिहासिक गांधी-इरविन पैक्ट, और फिर 1932 में यरवदा जेल में डॉक्टर BR अम्बेडकर के साथ हुआ पूना पैक्ट, जिसने सुनिश्चित किया कि हाशिए के वर्ग मुख्य धारा में रहें और समाज बंटने न पाए। और अब आते हैं अपने 5वें और अंतिम अध्याय पर, क्विट इंडिया एंड लेगेसी।
दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1942 में जब अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन भेजा तो उसे एक तीखे आर्थिक रूपक के साथ खारिज कर दिया गया, एक डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। इस करारे जवाब ने दुनिया को बता दिया कि अब विनम्रता से बातचीत करने का युग हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। 8 अगस्त 1942, करो या मरो का नारा और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू। इस आंदोलन ने प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल तक की नींदें उड़ा दी थी। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। लेकिन जरा सोचिए, जब पूरा देश जश्न में डूबा था, वो इंसान नोआखली में सांप्रदायिक दंगों की आग बुझा रहा था। और फिर 30 जनवरी 1948 का वो दुखद दिन, जब नाथुराम गॉडसे ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। अब 1 मिनट के लिए रुकते हैं। इन सारे आंदोलनों के पीछे एक बहुत बड़ी बौद्धिक ताकत भी थी, जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। एक विशाल मीडिया नेटवर्क, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन जैसी पत्रिकाओं ने ब्रिटिश प्रोपेगेंडा का जमकर मुकाबला किया। इसी बौद्धिक ताकत और विचारों ने मीराबेन जैसी शिष्याओं को आकर्षित किया और 1930 में उन्हें टाइम मैगजीन का मैन ऑफ द ईयर भी बनाया। सुभाष चंद्र बोस ने भले ही सबसे पहले उन्हें राष्ट्रपिता कहा हो, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस भावुक रेडियो संबोधन ने पूरे देश के गहरे सदमे को शब्दों में पिरो दिया था। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन एक बड़े सवाल के साथ। एक क्रूर साम्राज्य उस इंसान को जेल में डाल सकता था, एक गोली उनकी जान ले सकती थी, लेकिन क्या सत्याग्रह जैसे शक्तिशाली विचार को कभी सच में खत्म किया जा सकता है? आइए इस पर विचार करें। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।